बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 102 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं चल में खिड़की के करीब खड़ा रहा, फिर ऊपर से घूमकर सामने के रुख पर आ गया। उसके साथ ही मैंने पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया था, लेकिन तीसरा कदम उठाते ही अपनी पुश्त पर एक खौफनाक किस्म की गुर्राहट सुनकर मैं उछल पड़ा। अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना छिलनी कर दूंगा, ये अल्फाज चीनी जबान में कहे गए थे। उसने गुर्राते हुए लहजे में ये अल्फाज दुनिया की किसी भी जबान में कहे होते तो उसका मफहूम समझ में आ सकता था, क्योंकि उस गुर्राहट के साथ ही किसी राइफल की नाल भी मेरी पुश्त से टिक गई थी। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, पिस्तौल मेरे हाथ ही में था और फिर पीछे खड़े हुए शख्स ने मेरे हाथ से पिस्तौल ले लिया। ये उसने बहुत बड़ी हमाकत की थी। अगर वो पिस्तौल फेंक देने को कहता तो दूसरी बात थी, पिस्तौल पर कब्जा करके उसने अपनी गर्दन फंसवा ली थी। पिस्तौल उसने नाल की तरफ से पकड़ा था, दूसरे हाथ से राइफल मेरी पुश्त से लगा रखी थी और जाहिर है उंगली ट्रैगर पर नहीं होगी। उस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं था कि फौरी तौर पर पिस्तौल या राइफल के ट्रैगर दबा सकता, और मैंने इस मौके से पूरा फायदा उठाया। मैं बड़ी तेजी से नीचे झुक गया, उसके साथ ही पैर की एड़ी से उसकी पिंडली पर ठोकर रसीद कर दी। वो शख्स इस जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार न था। पिंडली की हड्डी पर ठोकर लगने से वो बिलबिला उठा। मैंने संभलते उसके घुटने के पीछे हल्का सा चोप मार दिया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और पीछे चीखता हुआ नीचे गिरा। मेरा पिस्तौल उसके हाथ से गिर गया और राइफल पर कब्जा करने में मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई। मैंने झुककर पिस्तौल उठा ली और अपनी जेब में डाल लिया। उस शख्स को मैंने राइफल की जद पर ले रखा था, जो अब भी जमीन पर गिरा हुआ था। उस शख्स की चीखने की आवाज सुनकर दो आदमी और दौड़ते हुए बाहर आ गए। वो दोनों खाली हाथ थे। अपने साथी की चीख सुनकर वो कुछ भी समझे हों, लेकिन इस सूरत की तवक्को हरगिज नहीं रही होगी। चलो तुम भी उठकर इनके साथ खड़े हो जाओ। मैंने नीचे गिरे हुए आदमी को ठोकर मारते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। उस शख्स ने उठते हुए कहा, बेहतर है राइफल फेंक दो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। बकवास मत करो और मुझे अपने बास के कमरे में ले चलो, मैंने तहमकाना लहजे में कहा, और फिर खुद ही उन तीनों को एक तरफ चलने का इशारा किया। श्यानचा के कमरे का दरवाजा भिड़ा हुआ था। मैंने राइफल से इशारा किया। वो तीनों दरवाजा खोलते हुए झिझक रहे थे। मैंने पैर की ठोकर से दरवाजा खोल दिया और उन तीनों को अंदर दाखिल होने का इशारा किया। इस तरह धड़ से दरवाजा खुलने पर अंदर मौजूद दोनों औरतें चीख उठी और फिर मेरे हाथ में राइफल देखकर उनके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए और एक दूसरी से लिपट कर खौफ ज़दा सी नजरों से इधर उधर देखने लगी। श्यानचांग भी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। शराब का गिलास उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसके चेहरे पर भी खौफ उभर आया। ये सब क्या है? कौन हो तुम? वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला। वो कभी मेरी तरफ देख रहा था और कभी अपने उन तीनों आदमियों की तरफ जिन्हें मैंने कमरे के कोने में खड़ा कर दिया था। मैं तुम्हारे लिए अजनबी जरूर हूँ मिस्टर श्यानचांग, लेकिन दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने कहा, इस वक्त मैं बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर यहाँ आया हूँ। बात तुम्हारे फायदे की है। क्या हम तन्हाई में गुफ्तगू कर सकते हैं? दोस्त इस तरह असला लेकर नहीं आते, श्यानचांग ने कहा। मैंने अंग्रेजी में बात की थी और उसने जवाब भी अंग्रेजी ही में दिया था। मैंने राइफल उसके सामने मेज पर रख दी और चंद कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। अगर तुम इन लोगों को बाहर भेज दो तो हम इत्मीनान से बात कर सकते हैं, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। श्यानचांग की आंखों में उलझन सी तैर गई। वो चलने में मेरी तरफ देखता रहा, फिर अपने आदमियों को बाहर जाने का हुक्म दिया। जिस शख्स से मैंने राइफल छीनी थी उसने तेज लहजे में कुछ कहा। जवाब में श्यानचांग का लहजा ऐसा था जैसे उसे डांट रहा हो। वो तीनों बाहर जाने लगे तो मैंने राइफल की तरफ इशारा किया। उस शख्स ने राइफल उठा ली और उन तीनों के साथ दोनों औरतें भी बाहर निकल गईं। वो अब भी सहमी हुई थी। मैं बेतकल्लफी से कुर्सी पर बैठ गया। श्यानचांग भी अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उसने घूरती हुई निगाहों से मुझे देखा। मैं चलने में खामोश रहा, फिर धीमे लहजे में उसे अपनी आमद का मकसद बताने लगा। क्या जमानत है कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे? वो मेरे खामोश होने पर बोला। अगर मैंने तुम्हें कत्ल करना होता तो ये काम यहाँ भी बड़े इत्मीनान से कर सकता था, मैंने जवाब दिया। तुमने देख ही लिया है कि मैं तुम्हारे आदमियों को किस तरह बेबस कर चुका था। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरी दोस्त की जिंदगी खतरे में है। काराजान को यकीन दिलाने के लिए जरूरी है कि तुम्हें खाची के सामने कत्ल किया जाए। श्यानचांग चलने में कुछ सोचता रहा, फिर अपनी जगह से उठते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। हम दोनों बाहर आ गए। बरामदे के सामने अब 5-6 आदमी नजर आ रहे थे। उनमें सुपरवाइजर भी था। वो दोनों औरतें बरामदे में एक तरफ सहमी हुई खड़ी थी। श्यानचांग ने सुपरवाइजर से कुछ कहा और फिर मेरी तरफ देखने लगा। अगर तुम लोग माइंड ना करो तो मैं एक फायर कर दूं। मैंने जेब से पिस्तौल निकालते हुए और हाथ ऊंचा करके एक हवाई फायर कर दिया। उसके साथ ही मैंने श्यानचांग के गनमैन को इशारा किया। उसने भी राइफल से एक हवाई ब्रेस्ट मार दिया। मैं और श्यानचांग काठी की पिछली तरफ निकलकर चाय के पौधों में पगडंडी पर चलने लगे। हम धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। मुकर्रर जगह तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि हाशी किस जगह छुपी होगी। ये अंदाजा लगाते ही मैंने चीखते हुए श्यानचांग को दबोच लिया। तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं श्यानचांग, मैं चीखा। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। जवाब में श्यानचांग भी चीखा और फिर हम दोनों एक दूसरे से गुथम गुथा हो गए। हम दोनों के मुंह से हुर्राहटें निकल रही थी और मुझे यकीन था कि हाशी ये सब कुछ देख रही होगी
और फिर सियान चांग के हल्क से निकलने वाली वो चीख बड़ी भयानक थी। मैं उसे छोड़कर खड़ा हो गया। पौधों की सरसराहट सुनकर मैं एकदम पीछे मुड़ा। हाशी किसी चौपाई की तरह रेंगते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। क्या हुआ? उसकी सरगोशी मेरी समाज से टकराई। खत्म हो गया। मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। मैंने उसकी गर्दन मरोड़ दिया। तुम भी तसल्ली कर लो। हाशी आगे झुक गई और झुककर सियान चांग को देखने लगी। तकरीबन 1 मिनट तक उसका मुआयना करती रही। गर्दन को भी हिला जुला कर देखा और फिर एक झटके से उठकर खड़ी होगी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ घूमी थी। उसके हाथ में पिस्तौल देकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई थी। पिस्तौल का रुख मेरी तरफ था। तुम्हारा काम खत्म हो गया मिस्टर, और अब तुम्हें भी खत्म हो जाना चाहिए। उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली। हाशी की ये हरकत मेरे लिए गैर मुतवक्को नहीं थी। इस किस्म की किसी भी सूरत के लिए मैं पहले ही से तैयार था। आज सुबह काराशान ने कहा था कि वो किसी मुकामी गुंडे से भी अपने शोर को कत्ल करवा सकती है, लेकिन अंदेशा ये था कि वो बाद में उसे ब्लैकमेल करता रहेगा, इसलिए वो ये काम मुझसे लेना चाहती थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि मैं मंगशुई और उसके 2 साथियों के कत्ल में मुलव्वस था और पुलिस के पास नहीं जा सकता था। दूसरी बात यह थी कि मुझे यहाँ से चले जाना था, लेकिन मैं जानता था कि कालाशान किसी किस्म का कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं होगी। वह किसी भी वक्त इसके लिए खतरा बन सकता था। वो मुझे कैसे जिंदा छोड़ सकती थी? ये क्या कर रही हो तुम? मैं अकला कर रह गया। मुझे मादाम का यही हुक्म था कि सियान चांग के कत्ल के बाद तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाए। वो तुम्हें जिंदा रखकर अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। हाशी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी इतनी ही थी, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने पिस्तौल वाला हाथ जरा सा ऊपर उठाया। उसकी उंगली यकीनन ट्रैगर पर होगी, लेकिन इससे पहले कि ट्रैगर पर उंगली का दबाव डालती मैं हरकत में आ गया। बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैंने मुकम्मल तौर पर अपनी जगह से हरकत ही नहीं की, बल्कि मेरी अब चागी की उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ पौधों में कहीं जा गिरा। अब चागी फ्रंट किक चाया बॉक्सिंग में किक लगाने का एक अंदाज है। खड़े खड़े एक टांग को सामने की तरफ नीचे से ऊपर इस तरह हरकत दी जाती है कि पैर की टो हरीफ या ऑब्जेक्ट को निशाना बनाती है। मेरे पैर की टो हाशी के हाथ के निचले हिस्से पर लगी थी, जिससे उसका हाथ ऊपर की तरफ उठता चला गया और पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। हाशी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। उसकी इस हमले के लिए मैं तैयार नहीं था। मैं लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल गिरा। हाशी मेरे ऊपर थी। वो मुझे पौधों में रगीती हुई दूर ले गई। काराशान ने मुझे बताया था कि हाशी रेड आर्मी में रह चुकी है। हथियारों के इस्तेमाल के अलावा वो खाली हाथ लड़ाई के फन में भी माहिर होगी। उसने जिस तरह मेरे ऊपर छलांग लगाई थी और मुझे रगीदा था, उससे मुझे अंदाजा हुआ था। कहने को तो वो औरत थी, मगर उसके हाथ पैर मर्दों की तरह मजबूत और ताकतवर थे। वो मेरे सीने पर सवार थी और दोनों हाथों से मेरा गला दबोच रखा था। मेरे नरखरे पर उसके अंगूठों का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके मुंह से बिल्ली जैसी हुर्राहटें निकल रही थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। पहले मैं उसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी गिरफ्त आहनी शिकंजे की तरह मजबूत थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कलाइयों पर जमा दिए और दोनों पैर उसकी टांगों में फंसाकर उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगा, और मेरी ये कोशिश रायगा नहीं गई। वो मेरे ऊपर से उल्टी कलाबाजी खाते हुए पीछे गिरी। मैं एक हाथ से अपना गला सहलाते उठने लगा। वो मुझसे ज्यादा फुर्तीली साबित हो रही थी। वो ना सिर्फ मुझसे पहले संभल गई, बल्कि उसके पैर की जोरदार ठोकर ने मेरी पसलियों को भी सहला दिया। मैं कराता हुआ दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था कि एक और ठोकर मेरे बाएं कंधे पर लगी, लेकिन मैंने उसे तीसरी ठोकर मारने का मौका नहीं दिया। हाशी का वार रोकर मैंने उसके पैरों पर जोरदार साइड किक लगा दी। वो कराती हुई दोहरी होगी। मेरी दूसरी किक उसके सीने पर इस तरह लगी कि वो चीखती हुई उलट गई। इस मर्तबा मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और जेब से पिस्तौल निकाल ली और झुककर उसकी नाल हाशी की खोपड़ी से लगा दी। अब अगर तुमने कोई हरकत की तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा, मैंने हुर्रा कर उसे हुक्म दिया। हाशी कराती उठकर खड़ी हो गई। वो दोनों हाथों से सीना सहला रही थी। किक शायद कुछ ज्यादा ही जोरदार लग गई थी। मैं ना तो उसे जान से मारना चाहता था और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसने जिस तरह बहादुरी दिखाने की कोशिश की थी, उसे थोड़ी बहुत सजा देना जरूरी हो गया था। हम दोनों लड़ते उस जगह से काफी दूर निकल आए थे जहां मैंने सियान चांग को ढेर किया था। हाशी सीना सहलाती हुई नीचे बैठ गई। अब मुझे तशवीश होने लगी। मैं उसकी पुश्त पर था। उसे देखने के लिए जैसे ही नीचे झुका, उसने पूरी कुव्वत से दोनों कूनियां मेरे पेट में मार दी। मेरे मुंह से ऊ की आवाज निकली। मैं कुछ पीछे और दो रहा हो गया, लेकिन फौरन ही संभल गया। इसी दौरान में हाशी ने भी उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने मौका नहीं दिया और इस मरतबा 2-4 करारी किस्म की ठोकरें रसीद कर दी। इसमें शुबा नहीं कि वो बहुत जानदार किस्म की औरत थी। उसका हौसला भी काबिले तारीफ था। वो आसानी से हथियार डालने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान में तकरीबन 100 गज दूर किसी जगह फायर की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे बाप सियान चांग की तलाश में इस तरफ आ रहे हैं। मैंने जमीन पर पड़ी हुई हाशी को हल्की सी ठोकर मारते हुए कहा, अगर वो इस तरफ आ गए तो हम दोनों को गोलियों से छिलनी कर देंगे। हमारी भलाई इसी में है कि हम एक लम्हा जाया किए बगैर यहाँ से निकल चले। बात हाशी की समझ में आ गई। वो बड़ी फुर्ती से उठ गई। इस मरतबा उसने मेरे साथ कोई पंगा लेने की कोशिश नहीं की। वो तेजी से एक तरफ चलने लगी। मैं भी उसके पीछे चल रहा था। वैन का दरवाजा लॉक नहीं था। पहले मैं अंदर दाखिल होकर पिछली सीट पर बैठ गया और फिर हाशी ने स्टीयरिंग संभाल कर इंजन स्टार्ट कर दिया और पौधों में यू टर्न लेते हुए वैन को वापसी के लिए मोड़ दिया।
चाय के बागान से निकलकर सड़क पर आते ही हाशी ने वैन की रफ्तार बढ़ा दी। उसके मुंह से वक्फे वक्फे से कराहें भी खारिज हो रही थी और वो बार बार सीट पर पहलू बदल रही थी। उसे कई रोज तक अपने जिस्म की सिकाई करनी पड़ेगी। मैं जानकी के बारे में सोचने लगा। कारा शान ने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया था तो मुझे शुबा था कि वो जानकी को भी बंगले पर नहीं लाई होगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जानकी की बाजियाबी बहुत जरूरी थी। उसके बगैर तो मैं यहाँ से निकलने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। हम जब बंगले के गेट पर पहुंचे तो 10 बजने वाले थे। वैन के आने के जवाब में गेट कारा शाह ने खोला था। उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे हाशी की वापसी का बेचैनी से इंतजार था। वैन जैसे गेट के अंदर दाखिल हुई, मैं पैसेंजर सीट पर आ गया और दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। उस वक्त कारा शान गेट बंद कर रही थी। मैंने दौड़कर एक हाथ से उसे गिरफ्त में ले लिया और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल उसकी कनपटी से लगा दिया। काराशान बुरी तरह बुखला गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो वादा खिलाफी करते हैं। मैंने गुर्राते हुए कहा, तुमने मुझे भी मार डालने का मंसूबा बनाया था लेकिन मैं बच गया हूँ। जानकी कहाँ है? वो यही है। काराशान अकलाई, तो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की। जरा आशी की तरफ देख लो जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। मैंने आशी की तरफ इशारा किया जो चंद गज दूर वैन से उतर रही थी। वो एक हाथ से सीना सहला रही थी और उसके चेहरे पर करब के तासरात भी नुमाया थे। हाशी की हालत देखकर कारा शान उछल पड़ी। मैंने वादे के मुताबिक इसके सामने तुम्हारे शोर की गर्दन मरोड़कर मौत के घाट उतार दिया था और फिर हाशी ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। अब ये बेचारी कई रोज तक बिस्तर से नहीं उठ सकेगी। जानकी कहाँ है? जल्दी बताओ वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने कहा वो यही है, अभी बुलाती हूँ। काराशाह ने कहा और चंद गज दूर खड़ी हुई होतीन को इशारा किया। होतीन बंगले के अंदर दौड़ गई। चंद मिनट बाद वो जानकी को लेकर वापस आ गई। जानकी को देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। जानकी दौड़कर मेरे करीब पहुंच गई। भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो, जानकी ने कहा। इस कुतिया का मंसूबा बड़ा खतरनाक था। ये लोग मुझे तकरीबन 1 घंटा पहले पहाड़ी वाले कांटे से वापस ले आए और इसने कहा था कि तुम्हें वहीं खत्म कर दिया जाएगा और मुझे हाथ पैर बांधकर दरिया में फेंक दिया जाएगा। इसी आशी की वापसी का इंतजार था कि सूरत के मुताबिक अगला कदम उठाया जाए। अब यहाँ 1 मिनट रुकना भी हमाकत होगी। भाग चलो यहाँ से। तुम वैन स्टार्ट करके इस तरफ ले आओ जानकी, मैंने कहा और आशी की तरफ देखने लगा जो घास पर लेटी हुई होले होले करा रही थी। जानकी वैन की तरफ दौड़ गई और फिर 1 मिनट बाद ही वो वैन स्टार्ट करके गेट के करीब ले आई। मैंने काराशान को पैसेंजर सीट पर धकेल दिया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। ओतीन वगैरह से कह दो कि अगर इन्होंने फोन पर पुलिस को इतला देने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। मैंने काराशान के पहलू में पिस्तौल की नाल गाड़ते हुए कहा। काराशान ने चीख कर ओतीन वगैरह को हदायत कर दी कि वो कोई गलत हरकत ना करे। मेरे इशारे पर जानकी ने वैन आगे बढ़ा दी। सड़क पर तकरीबन 50 गज आगे सुनसान जगह पर मैंने वैन रुकवा ली और काराशान को लेकर नीचे उतराया। अगर तुमने इस वैन के बारे में पुलिस को इतला दी तो हमारे साथ तुम भी फंसोगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि घर जाकर खामोशी से बैठ जाओ। मुमकिन हो तो जागती आंखों से कोई ऐसा ख्वाब देखना शुरू कर दो। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। मैंने उसे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और उछलकर वैन में बैठ गया। जानकी फौरन ही वैन को हरकत में ले आई थी। मैं जानकी को रास्ता बताता रहा और वो गाड़ी सड़कों पर दौड़ाती रही। बिलाखिर हम दरिया का पुल पार करके पहाड़ियों की तरफ जाने वाली सड़क पर निकल आए। इस तरफ कहाँ? कोई ठिकाना जहन में है क्या? जानकी ने पूछा। इस तरफ चाय के बागात हैं। श्यान चंग अपने काटेज में हमारा इंतजार कर रहा होगा, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? जानकी के हाथ स्टीयरिंग पर बहक गए और वैन सड़क पर लहराने लगी, लेकिन उसने फौरन ही काबू पा लिया। श्यान चंग यानी कारा शान का शोहर जिसे तुम कत्ल कर आए हो, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। वो इस वक्त अपने चाय के बाग में बैठा हमारा इंतजार कर रहा है, मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे बताने लगा। मैंने आशी को दूर ही छोड़ दिया था और फिर कांटे में जाकर श्यान चांग से मुलाकात करके उसे कारा शान की साजिश से आगाह कर दिया था और साथ ही ये भी बता दिया था कि हम भी मुश्किलात में फंसे हुए हैं। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से एक ड्रामा करने पर आमादा कर लिया और उसे उस जगह ले आया जहां आशी पौधों में छुपी हुई थी। मंसूबे के मुताबिक मैं और श्यान चांग एक दूसरे से गुथम गुथा हो गए और वो बड़ी शराफत से ढेर हो गया। हाशी ने उसे हिला जुला कर देख लिया कि वो वाकई ही मर चुका है। ये इत्मीनान हो जाने के बाद हाशी ने मेरे ऊपर पिस्तौल तान दिया और घुर्रा कर कहने लगी कि कारा शाह ने उसे मुझे कत्ल कर देने का हुक्म दिया था, लेकिन मैं इतना शरीफ आदमी भी नहीं हूं कि एक औरत के हाथों मारा जाता। लेकिन ये इतराफ जरूर करूंगा कि हाशी बड़ी मुश्किल औरत साबित हुई। मैंने उस पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। मेरी और हाशी की लड़ाई श्यान चांग की लाश के आसपास ही होती रही, लेकिन बजाल है जो उसके जिस्म में जरा सी भी हरकत पैदा हुई हो वो तो गजब का अदाकार साबित हुआ। वाकई मुर्दों की तरह अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। बहरहाल पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हम उसके कांटे जा रहे हैं। वो 1-2 दिन में हमारी आगे रवानगी का बंदोबस्त कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वाकई उसकी गर्दन मरोड़ दी हो? जानकी ने कहा। नहीं, मैंने तो उसकी गर्दन को हाथ नहीं लगाया था, बस उसके कान में सरगोशी की थी कि अब वो मेरे हाथों कत्ल हो जाए। वो बड़े भयानक अंदाज में चीखता हुआ ढेर हो गया था। और अगर यहाँ भी हमारे साथ धोखा हुआ तो? जानकी बोली। काराशान भी बड़ी हमदर्दी जितलाकर हमें अपने साथ ले गई थी।
ऐसे खदशात तो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है सियान चांग हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। मैं उसकी बातों से अंदाजा लगा चुका हूँ कि वो एक शरीफ आदमी है। कारशानी बद किरदार और बदमाश औरत है, उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। मैंने कहा। जानकी खामोश रही। वैन तेज रफ्तारी से वैरान और सुनसान सड़क पर दौड़ती रही। बेड लैंप्स की रोशनी में सामने सड़क पर दाएं बाएं देख रहा था। मैंने जानकी को वैन की रफ्तार हल्की करने को कहा। कुछ ही आगे जानकी के बाद मुझे वो मोड़ नजर आ गया। गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दो और रफ्तार हल्की रखो, आगे रास्ता ठीक नहीं। मैंने आगे मोड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। वैन चाय के बागात में आड़े तिरछे रास्तों पर उछलती हुई चलती रही। तकरीबन 40 मिनट बाद नशेब में एक जगह रोशनियां दिखाई देने लगी और मजीद 5 मिनट बाद वैन कॉटेज के सामने रुक गई। 3-4 मुसल्ला आदमियों ने वैन को घेर लिया। जानकी ने इंजन बंद कर दिया। पहले मैं नीचे उतरा और फिर जानकी भी उतर आई। सियान चांग मुझे देखते ही कुर्सी से उठ गया। वो दोनों औरतें अब भी उसके कमरे में मौजूद थी। सियान चांग आगे बढ़कर मुझसे लिपट गया। अगर मैं आशी की जबान से सब कुछ सुन ना लेता तो शायद मुझे तुम्हारी बात का यकीन ना आता। वो कह रहा था, तुमने मुझे बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया, मेरी जिंदगी बचा ली। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने जवाब दिया। हम खुद उस औरत के चुंगल में फंसे हुए थे। मैं किसी बेगुनाह के खून से हाथ नहीं रंगना चाहता। अगर मैं तुम्हें कत्ल कर भी देता तो फिर भी उसकी साजिश का शिकार हो जाता। मुझे पहले ही शुबा था कि तुम्हारे कत्ल के बाद वो हमें भी ठिकाने लगाने की कोशिश करेगी और मेरे ये शुबा दुरुस्त निकला। अगर मैं मोहताद ना होता तो आशी मुझे मौत के घाट उतार चुकी होती। बहरहाल अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, सियान चांग ने कहा। रात यहाँ आराम कर, उसके बाद जब चाहोगे मैं तुम्हारी रवानगी का बंदोबस्त कर दूंगा। हम कल ही यहाँ से चले जाना चाहते हैं, मैंने कहा। मुझे कोई एतराज नहीं, सियान चांग ने कहा और फिर सुपरवाइजर को बुलाकर हदायत देने लगा कि दूसरे काठे में हमारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया जाए और हमारे खाने पीने का भी इंतजाम किया जाए। सुपरवाइजर तकरीबन वहां से 20 गज दूर एक और हट में ले आया। उसी हट में एक कमरा तो सुपरवाइजर का था और दूसरे में हमारे लिए शब बसरी का इंतजाम कर दिया गया। हमें कमरे में छोड़कर सुपरवाइजर हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करने चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब हम खाना खा रहे थे, दूसरी गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाज सुनाई थी। गाड़ियों के बाद लम्हा बलमा दूर होती जा रही थी। खाने के बाद जानकी तो जल्दी सो गई, लेकिन मुझे नींद ना आ सकी। शदीद थकन होने के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इस कमरे में स्प्रिंग वाला सिर्फ एक ही बेड था जिस पर जानकी सो रही थी। मैं एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और जब बैठे बैठे कमर अकड़ गई तो मैं कुर्सी से उठकर जानकी के साथ बेड पर लेट गया और मिलाकर मेरी आंखें भी नींद के बोझ से बंद होने लगी। वो रात का आखिरी पहर था। किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं बेड से उतरकर कमरे से बाहर आ गया। गाड़ी सियान चांग के कांटे के सामने रुकी। सियान चांग और 3 आदमी गाड़ी से उतरे। सियान चांग तो अपने कांटे में चला गया और वो तीनों आदमी उस टीले की तरफ चले गए जिसके दूसरी तरफ मजदूरों के हट्स थे। मैं इधर उधर देखता रहा। वो वैन मुझे नजर नहीं आई थी जिस पर हम यहाँ आए थे। मैं दोबारा कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। उसके बाद देर तक मुझे नींद ना आ सकी। मैं सियान चांग के बारे में सोचता रहा कि वो कहाँ गया था। सुबह 7 बजे के करीब एक बार फिर मेरी आंख खुल गई। जानकी भी जाग गई थी और फिर किसी गाड़ी की आवाज सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गया और दरवाजे के करीब ही रुककर इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सब लोग शायद अपने अपने काम पर चले गए थे। खासकर किसान वगैरह सूरज निकलने से पहले ही अपना काम शुरू कर देते हैं। गाड़ी की आवाज अब बहुत करीब से सुनाई दे रही थी और फिर अचानक ही एक गाड़ी सियान चांग वाले गेट के पिछली तरफ से घूमकर सामने आ गई। वो पुलिस की गाड़ी थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा।